नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास की क्लास रहने वाली है। प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न हम विद फैक्ट के साथ करने वाले हैं, तो जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आज का जो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, चमोली ज़िले के डुंगरी गाँव, कौन से भैया? चमोली ज़िले के डुंगरी गाँव स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं? तो किस गुफा से प्राप्त हुए हैं? तो ग्वारखा गुफा से हुए हैं। ग्वारखा गुफा किस जनपद में है भाई? तो चमोली जनपद में है। और चमोली जनपद में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो डुंगरी गांव से प्राप्त हुए हैं भैया। क्या क्या मिले हैं? तो मानव, भेड़ और बारहसिंगा और लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र हमें यहाँ से देखने को मिले हैं भाई। ग्वारखा गुफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किनको जाता है? तो राकेश भट्ट को जाता है। किनको जाता है भाई? ग्वारखा गुफा प्रसिद्ध करने का श्रेय तो राकेश भट्ट को जाता है भाई। तो ये बातें हमें इस प्रश्न से याद रखने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, लोयथाप गुफा शैलचित उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो लोयथाप गुफा शैलचित उत्तराखंड के भैया अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इस गुफा के शैल चित्रों में लाल रंग का प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। इस गुफा में मनुष्यों को हाथों में हाथ डालकर डांस करते हुए दिखाया गया है भाई। लोयथाप गुफा से लाखों गुफा दिखाई देता है भाई। लोयथाप से कौन सी गुफा दिखाई देता है? तो लाखों गुफा दिखाई देता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो अल्मोड़ा में स्थित है भाई। इस गुफा से भी डांस करते हुए मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये पेटशाल यानी अल्मोड़ा व चूनाकोट के बीच में ये प्राचीन स्थल स्थित है। यहाँ के मानव आकृतियों में कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है भैया। ठीक है, यहाँ से जो मानव की आकृतियाँ मिली हैं उसमें किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो कत्थई रंग का प्रयोग किया गया भैया। और लोयथाप गुफा में भैया किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग हमें लोयथाप गुफा में देखने को मिला है। और जो कि हमें कफरकोट में जो मानव आकृतियाँ मिली हैं इसमें कत्थई रंग का प्रयोग देखने को हमें मिला है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत कौन से हैं भैया? तो कौन से हैं? शैलचित्र गुफा, मृत भांड एवं कंकाल, पाषाण एवं धातु उपकरण। ये कहाँ से भैया? ये इसका क्या है ये? तो जो उत्तराखंड के विभिन्न स्थल हैं वहाँ से जो प्रागैतिहासिक स्रोत मिले हैं भाई वो है। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसका हमें लिखित साहित्य स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं। इस काल में हमें पुरातात्विक साहित्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कहीं पर हमें शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो कहीं पर हमें मृत भांड मिल गए हैं, कहीं पर हमें गुफाएं और कंकाल मिल गए हैं। इस तरह के साहित्यिक प्रागैतिहासिक स्रोत होते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किस गुफा शैल चित्रों से मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है? तो कौन सी गुफा है? तो लाखू उड्यार गुफा है। लाखू उड्यार गुफा की खोज कब की गई? तो 1968 में खोज इसकी होती है। किसके द्वारा खोज की गई? तो MP जोशी के द्वारा खोज की गई। लाखू गुफा किस नदी के किनारे पर है? तो स्याल नदी के। किस नदी के किनारे पर है भाई? तो स्याल नदी के किनारे पर है। और स्याल नदी भैया कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, लाखू उड्यार का भैया आकार कैसा है? तो नागफनी आकार का भैया लाखू उड्यार है। यशवंत सिंह कटोच ने लाखू गुफा को प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज माना है। किसने माना है भाई? तो यशवंत सिंह कटोच ने माना है भाई। ठीक है, तो इतनी बातों को हमें इस प्रश्न से याद रखना है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसको देखेंगे। उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो फलसीमा अल्मोड़ा से भैया क्या मिली हैं? उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो किमनी गांव चमोली से प्राप्त हुए हैं। हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? किमनी गांव चमोली से प्राप्त हुए हैं।
और नीले रंग के शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? हुडली उत्तरकाशी से नीले रंग के शैलचित्र हमें देखने को मिले हैं भाई। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस विश्वविद्यालय शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए हैं? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने मलारी गांव में 2 बार शोध कार्य किया था। पहली बार 1983 में, पहली दफ़ा कब करते हैं? तो पहली दफ़ा 1983 में किया और यहाँ से हमें पशु कंकाल प्राप्त हुए थे। दूसरी बार 2002 में, दूसरी बार कब करते हैं? तो दूसरी बार 2002 में किया और यहीं से हमें क्या मिलते हैं? मानव कंकाल प्राप्त हुए और मिट्टी के बर्तन, और 5.2 kg का क्या मिला हमें यहाँ पर? मुखेरा देखने को मिला, प्राप्त हुआ। कहाँ से भैया? तो ये जो मिले हैं मलारी गांव से, ठीक है। और किसके द्वारा खोज की गई? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा खोज की गई है भाई। तो ये बातें हमें याद रखनी इस प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृत भांडों से मिलते जुलते हैं? तो सारनाथ बसेड़ी गांव अल्मोड़ा, ठीक है। सारनाथ बसेड़ी गांव अल्मोड़ा से उत्तराखंड के भैया गांव से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृत भांडों मिलते जुलते हैं भाई। और कहाँ? अल्मोड़ा से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है उसकी बात करते हैं। चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय शवाधान खोजे गए थे? तो कहाँ से भाई? मलारी गांव से भैया खोजे गए थे। कब? 1956 में क्या खोजे गए? शवाधान खोजे गए थे भाई, ठीक है। किसके द्वारा खोज की गई? तो शिव प्रसाद डबराल के द्वारा खोज की गई। कब की गई? 1956 में खोज की गई। कहाँ से की गई भाई? तो चमोली के मलारी गांव से खोज की गई भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड से गैरिक सदृश्य मृत भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बहादुराबाद से। कहाँ से प्राप्त हुए भाई? तो बहादुराबाद से प्राप्त हुए। बहादुराबाद में खुदाई का कार्य 1953 में किया गया था जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में। इससे पहले 1951, इससे पहले का भाई 1951 में बहादुराबाद से हमें ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। उसके बाद यहाँ पर खुदाई कार्य करवाया गया और यहाँ से हमें गैरिक सदृश्य मृत भांड प्राप्त हुए हैं भाई। कहाँ से? तो बहादुराबाद से भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लाखों उड्यार से प्राप्त हुए हैं भैया। नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय भैया कहाँ से भी? तो लाखों उड्यार से प्राप्त हुए हैं। लाखों उड्यार कहाँ है भी? तो अल्मोड़ा में है। किस नदी के तट पर है? तो स्याल नदी के तट पर है और स्याल नदी कोशी की सहायक नदी है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो बनकोट पिथौरागढ़ से भैया क्या प्राप्त हुई हैं भैया? ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हमें 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। कितनी भाई? 8 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, वह क्या कहलाता है? वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। पौराणिक काल वह काल होता है जिसमें साहित्य ग्रंथों की रचना हुई हो, ठीक है। वो क्या, कौन सा काल कहलाता है भाई? तो पौराणिक काल कहलाता है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि और पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुराणों में उत्तरकाशी के लिए भैया जो प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया है? तो वो किया गया है सौम्यकाशी, ठीक है। क्या किया गया है? सौम्यकाशी। और बाणाहाट किसका प्राचीन, बाणाहाट भाई प्राचीन नाम है किसका प्राचीन नाम है बाणाहाट? तो भैया किसको? सौम्यकाशी बाणाहाट, ठीक है, प्राचीन नाम है, ठीक है, उत्तरकाशी का, ठीक है। किसका प्राचीन नाम है? तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाणाहाट है और पौराणिक नाम क्या है? सौम्यकाशी है भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार यानी हरिद्वार से भ्रंगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है? तो वन पर्व में। कहाँ मिलता है भाई? तो वन पर्व में मिलता है।
वृंगतुंग केदारनाथ का प्राचीन नाम है। पांडवों के द्वारा बद्रीनाथ व केदारनाथ की यात्रा की गई थी और इसका उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है भाई। कहाँ उल्लेख मिलता है भैया? तो महाभारत के वन पर्व में हमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो केदार खंड के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, स्कंद पुराण के अंदर हमें 5 हिमालय खंडों का उल्लेख देखने को मिलता है। नेपाल हिमालय खंड, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। इन 5 हिमालय खंडों का उल्लेख हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। इसमें केदार खंड व मानस खंड को मिलाकर उत्तराखंड का निर्माण किया जाता है। मानस खंड कुमायूं क्षेत्र को कहा जाता है, केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद मिलता है। किस में मिलता है भाई? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख देखने को हमें मिलता है भाई। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। किस ग्रंथ में किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है भाई। किस शब्द का प्रयोग किया गया है बौद्ध साहित्य के पाली भाषा में ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए? हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न रहने वाला है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था भाई? तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में भैया त्रिशु जन का शासनकाल हमें देखने को मिलता है भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र का प्रवेश द्वार कोट द्वार को कहा जाता है भाई। और कोट द्वार भाई खो नदी के तट पर बना है। इसको गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज भी कहा जाता है। और कुमायूं परिषद का एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो कोटद्वार के अंदर हुआ था भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र को मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान बताया गया है? तो अलकापुरी को बताया गया है। किसको बताया गया भाई? तो अलकापुरी को बताया गया है। ये चमोली में फूलों की घाटी के आसपास स्थित है। अलकापुरी को कुड़िंदो किसकी भी कुबेर की राजधानी, किसकी कुबेर की राजधानी कहा जाता है। और फूलों की घाटी को भी अलकापुरी कहा गया है भाई। किसको भी? फूलों की घाटी को भी क्या कहा गया है भाई? अलकापुरी कहा गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग में किस स्थान पर सीता जी पृथ्वी में समाई थी? तो सितोंसु पट्टी में समाई थी। कहाँ पर समाई थी? तो सितोंसु पट्टी में समाई थी भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में भैया वृंगतुंग नाम से संबोधित किया गया है भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो हरिद्वार नगर को भैया उत्तराखंड के गेरुए रंग की संस्कृति व सभ्यता का नगर कहा जाता है भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, वर्तमान कुमायूं का नाम विष्णु भगवान के किस अवतार पर माना जाता है? तो कच्छप अवतार पर माना जाता है। वर्तमान कुमायूं क्षेत्र का नाम विष्णु भगवान के कच्छप अवतार पर माना जाता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, महाभारत काल में पूर्वांचल किन किन जातियों का निवास होता था? तो महाभारत काल में खस, किरात, यक्ष, किन्नर, तंगम आदि जातियों का भैया निवास स्थल रहता था भाई। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो जोशीमठ का प्राचीन नाम ज्योतिषपुर था। क्या था भाई? ज्योतिषपुर था जोशीमठ का प्राचीन नाम भाई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, उत्तराखंड में किस स्थान से शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कालसी, माड़ा और लाखा मंडल से भैया उत्तराखंड में शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम स्थित हैं? तो विश्वम पर्वत टिहरी गढ़वाल में स्थित हैं भैया ये। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, रामायण काल के बाणासुर
का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी ज्योतिषपुर थी भाई। कहाँ थी भाई? तो ज्योतिषपुर थी। वर्तमान नाम क्या है? जोशीमठ इसका वर्तमान नाम है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी। यह किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम को कालिदास ने किस लिए प्रदेश कहा था? प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में दो प्रमुख विद्यापीठ थे, एक बद्रिकाश्रम और एक कण्वाश्रम था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन साहित्य में कुमायूं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन साहित्य में कुमायूं क्षेत्र को मानसखंड नाम से जाना जाता था भाई। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अल्मोड़ा में स्थित किस मंदिर भैया, ठीक है, कौन सा? अल्मोड़ा में स्थित किस मंदिर से यक्षों के निवास के साक्ष्य मिले हैं? तो जाखन देवी मंदिर से। किसके भैया? जाखन देवी मंदिर। जाखन देवी मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। और यहाँ से भैया यक्षों के साक्ष्य हमें, निवास साक्ष्य हमें मिले हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। छांगलेस की प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो छांगलेस की प्रशस्ति हमें लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। लाखा मंडल से हमें खंडित शिला भी प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख छांगलेस राजवंश का है। इस शिलालेख को छांगलेस के राजा छांगलेस के द्वारा ही क्या करा गया था भाई? बनाया गया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस स्थान से राजकुमारी ऐश्वर्या का शिलालेख प्राप्त हुआ है? जिसके अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। तो लाखा मंडल से। कहाँ से भाई? तो लाखा मंडल से प्राप्त हुआ है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, प्रथम व द्वितीय शताब्दी की कुषाणकालीन मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो मुनि की रेती सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? मुनि की रेती सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा मोरध्वज व वीरभद्र से भी क्या मिले हैं भैया? अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थी भैया। कौन थे भाई? तो कुड़िंद थे। पहला ऐतिहासिक भैया तो कार्तिकेयपुर थे। कुड़िंद वंश के इतिहास का स्रोत हमें इस वंश की मुद्राओं से प्राप्त होती है भैया। इसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। कौन था भाई? तो अमोघभूति था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राओं के अग्रभाग पर प्राकृत भाषा में राज्ञ कुड़िंदस अमोघभूतिस महाराज जस के नाम से किसका अंकन किया गया है? तो देवी व मृग का अंकन किया गया है। किसका भाई? देवी व मृग का अंकन किया गया है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं के लेख उत्कीर्ण हैं? तो अशोक चल के भैया। किसके हैं भैया? अशोक चल व नागपति नाग के हैं भैया। और किसके हैं भैया? नागपति नाग के हैं भैया। अशोक चल व नागपति नाग के भैया राजाओं के क्या करे गए हैं? लेख उत्कीर्ण किए गए हैं भैया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व व्यास गंगा यमुना के ऊपरी क्षेत्र में किस जाति के वास का उल्लेख किया है? तो कुड़िन जाति के वास का उल्लेख किया है भाई। कुड़िन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो अमोघभूति था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, महाभारत काल में कुड़िन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो महाभारत काल में कुड़िन नरेश द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे भाई? तो द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। महाभारत में कुड़िन लोगों को द्विज कहा जाता था और कुड़िन नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। महाभारत के अनुसार कुड़िन राजा सुबाहु था और राजधानी श्रीनगर थी। महाभारत के युद्ध में सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध करता है। किसकी ओर से युद्ध करता है भाई? तो पांडवों की ओर से युद्ध करता है भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, किस कुड़िन शासक की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेर तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं? तो अमोघभूति की। किसकी भाई? अमोघभूति की प्राप्त हुई हैं। कुड़िन राजाओं की मुद्राओं में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, लेकिन अमोघभूति की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि को देखने को मिलता है भाई। कौन कौन सी? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है भाई।
ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुरिंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जोनसार, भाबर व कालूडांडा से क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो योधय वंश की। किनकी भाई? योधय वंश की देखने को हमें मिली है। लैंसडाउन का पुराना नाम कालूडांडा था। 1890 में कालूडांडा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? लैंसडाउन कर दिया गया था। और किनके द्वारा? योधय वंश के द्वारा किया गया था। अमोघभूति कुरिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, कौन? अमोघभूति। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से प्राप्त हुई हैं? तो अल्मोड़ा मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं कुरिंद राजवंश से प्राप्त हुई हैं। किससे प्राप्त हुई भाई? तो कुरिंद राजवंश से प्राप्त हुई हैं। उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। किससे भाई की गई है? तो काशीपुर से की गई है। किससे की गई भी? तो काशीपुर में की गई भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड के गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया है? तो कनिंघम के द्वारा किया गया है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख में मौर्य शासक द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा अपनाने की बात कही गई है? तो कालसी अभिलेख में कही गई है। किसमें की गई है? तो कालसी अभिलेख में की गई है। और किसके द्वारा? अशोक के द्वारा भी। ठीक है, तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।